हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मॉडर्न फिजिक्स का एक सीरीज चल रहा है हम लोग का, जिसमें लाइट रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। चूँकि कल ही नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ 13 सितंबर 2020 में। पेपर को देखने से ऐसा लगा कि पेपर काफ़ी इजी था। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास अगर समय अवेलेबल रहेगा तो उस पूरे क्वेश्चन को बना लेगा। बहुत इजी पेपर था। आज हम लोग इस वीडियो में उस 45 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था। मॉडर्न फिजिक्स से 12 क्वेश्चन, यानी उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 27% जो 100% का 27% जो वेटेज था मॉडर्न फिजिक्स का था, जो क्लास 12 से रिलेटेड है। तो आज हम लोग उसी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो नीट 2020 में कल पूछा गया था उसी को हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, देखिए। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी द हाफ्ड एंड इंटेंसिटी द डबल्ड। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमको सजेस्ट करता है। क्या सजेस्ट करता है? आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सजेस्ट करता है। इसका आंसर तो मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन समझा रहा हूं। इसका आंसर 0 होगा। अब पूछोगे 0 क्यों होगा, मैं उसको समझाता हूं। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ द सरफेस विल बी h न्यू माइनस न्यू नॉट। यह है बेसिक फार्मूला आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जैसे कि आपको मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल पॉसिबल इफ न्यू इज ग्रेटर देन। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इस कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम है तो क्या हो जाएगा? के द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। तो द नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन वही बना पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये न्यूमेरिकल भी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहा लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स है, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ द फ्रॉम द क्वेश्चन। यानी अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट उस मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 3/2 टाइम्स है, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ रहा है, आईसी, इफ द फ्रीक्वेंसी द हाफ्ड। अब बोल रहा है ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को जस्ट हाफ कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि पहले कितना था? न्यू इक्वल्स टू 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, न्यू नॉट, न्यू अपॉन न्यू नॉट इक्वल्स टू 3/2, 1.5 इज ग्रेटर देन टू 1, तो न्यू इज ग्रेटर देन टू न्यू नॉट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल पॉसिबल। अब क्या बोल रहा है वो? अब जस्ट हाफ कर दिया है। न्यू इज द जस्ट हाफ ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, तो न्यू अपॉन न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ, दैट मीन्स 0.5 और इज लेस देन टू 1। इनका जो रेशियो है न्यू अपॉन न्यू नॉट इज लेस देन टू 1, न्यू इज लेस देन टू न्यू नॉट। तो अगर ये कंडीशन आ गया, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट ऑकर। तो क्यों उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे उनकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं होता। दैट मीन्स इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और पूछा आपको कंफ्यूज करने के लिए,
उसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया लेकिन इंटेंसिटी को दुगना कर दिया, इंटेंसिटी इज डबल। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको सजेस्ट करता है कि अगर किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली। फिर चाहे आप उसकी इंटेंसिटी को कितना टाइम भी बढ़ा दीजिए, ब्राइटनेस को कितना भी टाइम बढ़ा दीजिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप टू 4 टाइम्स कितना भी बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है कि आप वाकई में कितनी गहराई से चीजों को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को, पहले फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, अब हम फ्रीक्वेंसी को जस्ट हाफ कर रहे हैं, यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं तो उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फिर उस लाइट की इंटेंसिटी को आप कितना भी बढ़ा लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो उसका आंसर होगा 0। और ये आंसर कहां छुपा हुआ है? फ्रॉम द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ सकते हैं, लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल सके, तो इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 0। यानी फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी को आधा मैंने कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को आधा करने से अब जो ये कंडीशन अप्लाई हो गई कि न्यू इज लेस देन टू न्यू नॉट, और ये जब कंडीशन अप्लाई होगा तो ये ठीक है, ये कंडीशन जब अप्लाई होगा न्यू इज लेस देन टू न्यू नॉट, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी उस सरफेस के मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होंगे ही नहीं। चाहे आप उस लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को कितना भी बढ़ा लो, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ये कंडीशन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर लेस देन है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं उसके पोटेंशियल बैरियर से। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं तो उसके ब्राइटनेस को आप कितना भी बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही अंतर है आपका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू और क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है, जो हमारा हाइगेंस का वेव फ्रंट थ्योरी ये बताता है कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे कितना भी हो, अगर इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना चाहिए, ऐसा क्लासिकल थ्योरी बोलता है। और इन सब चीज़ों को मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर 1, 2 में डिटेल से बताया, उसी को पूछा गया यहाँ पर। लेकिन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू और जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि इंटेंसिटी को आप कितना भी बढ़ा दो, उस सरफेस से निकलने वाले मेटल के काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दो, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके पास एनर्जी इतनी कम है कि उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, उतनी कम एनर्जी है, तो चाहे आप इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। तो इस 0 को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये तमाम चीजें बताया। तो नीट 2020 का पहला क्वेश्चन नंबर 93 जो किससे रिलेटेड था, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। एक और चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी फ्रीक्वेंसी पर मैंने डाला और इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होने लगे, यानी मेरे पास जो लाइट की जो एनर्जी है इतनी है कि वो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होंगे। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, अब मैं ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या किस पर डिपेंड करती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electron from the metal of the surface depend on the frequency of the incident light। तो मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, अब मैं ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे ब्राइटनेस बढ़ाने से। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से जो
ज़्यादा फोटोन उस मेटल्स के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट ये हुआ, इसका सही आंसर होगा 0। यानी फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, यानी इस कंडीशन को आपने अप्लाई कर दिया। इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है, उस कंडीशन में उसके ब्राइटनेस को या उसकी इंटेंसिटी को डबल कर दो, कितना भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो फोटो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो इसका ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 95 क्वेश्चन है नीट 2020 का। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to power minus 2 नैनोमीटर, the potential difference। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, वो उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। आप जरूर सर्च करके उसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। फिलहाल इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, हमको मालूम है कि किसी भी मूविंग बॉडी के साथ एक वेव एसोसिएट होता है। द वेव एसोसिएट विथ अ मूविंग मटेरियल and this wave is known as the de Broglie wavelength and that sometime it is called the material wave। क्योंकि मटेरियल के मोशन से जो वेव एसोसिएट होता है उस पार्टिकल के साथ, तो उसको बोलते हैं de Broglie wavelength। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, जिसको लुइस de Broglie ने 1924 में दिया था। तो लैम्डा इक्वल टू h/p, तो और p का मतलब होता है, p को हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो P the relation of the linear momentum with kinetic energy, the P is the √2mk, here m is the mass of the electron। अच्छा, लेकिन हम लोग को मालूम है K the kinetic energy of the electron is related to the voltage E and V। तो लेमडा फाइनली लेमडा h/√, इसको आप 1 मिनट से भी कम समय में बना सकते हो। उसका टेक्निक मैंने अलग से वीडियो में बताया है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कौन सा यूज करोगे, उसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या होगा और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा अभी निकाल के दिखाता हूं। 2mk, k की जगह आप लिखोगे स्मॉल e एंड कैपिटल V। हियर स्मॉल e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो पूरी वैल्यूज है स्टूडेंट्स, ये इसको लिख सकते हैं 150 और ये आपका हो गया V, ये एंगस्ट्रम में आता है। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हुआ, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा de Broglie wavelength एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन विल बी, ये होगा लेमडा इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर रूट होगा 12.27 अपॉन √V, यहाँ पर V इन वोल्ट में होगा और ये पूरी वैल्यू आएगी एंगस्ट्रम में आएगी। बस खत्म। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधा या तो ये यूज़ करो या तो ये यूज़ करो। लेकिन देखिए, आप ध्यान से देखोगे 12.27 यहाँ पर de Broglie वेवलेंथ भी उतना ही दिया हुआ है, उसी मतलब नंबर्स वही है, बट डेसिमल आगे पीछे कर दिया है। 1.27 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा जिसका आंसर क्या होगा, देखिए निकाल के दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, H और 2me, ये पूरा कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट। तो देन फाइनली वी विल राइट द लेमडा इक्वल टू स्क्वायर रूट 150 अपॉन V। 150 को लिख सकते हैं ये। अब चलिए कैसे होगा, देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए। अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आप 1 मिनट से भी कम समय में इसको बना लोगे। कितने मिनट से कम, 1 मिनट से भी कम। जैसे कैसे, देखिए, तो अब आपको पता चल गया कि ये हम लोग 12.27 अपॉन √V, यहाँ ध्यान देना है कि ये इन वोल्ट में होगा, अगर यहाँ किलो वोल्ट होगा तो यहाँ वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर हमको V पूछा हुआ है तो V करेंगे, चलो इसको थोड़ा खोल देते हैं। 12.27 अपॉन √V, ये वोल्ट में, और ये एंगस्ट्रम को मतलब होता है 10⁻⁻10, ये मीटर में आ गया। अब चलिए स्टूडेंट, अब ये V को ऊपर ले जाओ और लेमडा को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा √V और ये होगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन
लेमडा नीचे आ जाएगा और लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, तो ये होगा 12.27, अच्छा हाँ, इंटू 10⁻⁻10 अपॉन लेमडा की वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन कितना दिया 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, और आपको मालूम है कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इंटू 10⁻⁹, तो कितना होगा अंडर रूट वी, यहाँ पर वोल्टेज है, तो 12.27। अब आपके ऊपर कितना जल्दी सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, ये हो गया 1.227 इंटू 10⁻11 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, एक्सपोनेंट इधर जाएगा, तो ये होगा 12.27 अपॉन 1.227, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा इंटू 10⁻10 प्लस 11, तो ये 10 आ गया, तो ये फाइनली ये लिखेंगे 12.27 इंटू 10⁻1 अपॉन 1.227, तो ये इधर लिखोगे तो ये होगा 122.7, और नीचे आ जाएगा 1.227, इसको डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, कितना आ गया 100, लेकिन मुझे किसका वैल्यू चाहिए v, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं इधर, थोड़ा सा ये इसको मिटा देते हैं, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आई अंडर रूट वी इक्वल्स टू 100 आया, 100 आया या 10⁻2 आ गया, तो इसको स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर करिए, तो v इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये हो गया 10⁻4, देन द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। इन सभी फॉर्मूलेस के बारे में मैंने ऑलरेडी जो मेरा मॉडर्न फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने हर चीज़ को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए आप, तो आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर, कॉन्सेप्ट बेस्ड, रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन आया था इस बार, ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है मॉडर्न फिजिक्स में। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, मतलब आंसर तो खैर आपको मालूम होगा, इसका आंसर क्या होगा। द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, यानी उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल की खासियत ये होती है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की खासियत ये होती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये दोनों में रिलेशन है, तो इसी को बोलते हैं द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस आर सेमीकंडक्टर। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, इसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं जो आपको आगे काम आएगा। क्या है देखिए, यहां लिखिए कंडक्टर और यहां लिखिए सेमीकंडक्टर। द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है इन केस ऑफ द कंडक्टर, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, आर टी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी टेम्परेचर। तो ये होता है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसा सीधा आएगा। इसको अपन बोलते हैं कंडक्टर। ये क्या है, ये आपका कंडक्टर, जितने में मेटलिक मटेरियल है, मेटल्स। लेकिन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट ई पावर, जो इसकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी, इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, तो अपन को मालूम है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और एन का मतलब होता है एन नॉट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ई पावर माइनस आई के टी होता है। तो ये रो को करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये रो इक्वल्स टू रो नॉट, ये प्लस हो जाएगा, ये एन की जगह इसकी वैल्यू रखो तो ये जो एक्सपोनेंट है ये प्लस हो जाएगा। तो
सेमीकंडक्टर मटेरियल में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करता है और कंडक्टर मटेरियल में लीनियरली इंक्रीज होता है. दैट मीन्स द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर, यानी स्ट्रेट लाइन मिलता है. ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन रहेगा, मैं थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ये कुछ इस टाइप का रहेगा. लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा. देखिए, द वेरिएशन ऑफ द रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, ये किस टाइप का रहेगा, थोड़ा सा ये ऐसा कुछ रहेगा. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस डाउन होगा. तो ये एडिशनल चीज बताया स्टूडेंट, इतना हाई लेवल में पूछा नहीं, लेकिन चूंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठना चाहते हो तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में काम आएगा. तो आपको मेरी बात समझ में आ गई. तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसा, तो इसमें जो रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, आर जैसे जैसे टी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है. यहाँ पर जैसे टी बढ़ाओगे, इसको आर लिखो या रो लिखते हैं, एक ही मतलब है. हाँ, रो. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रो कम हो रहा है. यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर रो इंक्रीज हो रहा है लीनियरली. तो कंडक्टर में क्या होता है, जो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है लीनियरली, स्ट्रेट लाइन मिलेगा. लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल की खासियत ये होती है कि उसमें जो इक्वेशन यूज होता है ये वाला होता है, एक्सपोनेंट वाला. रो नॉट ई पावर ई टू द पावर ई आई इज द एनर्जी इन द ith लेवल अपॉन के द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी द टेम्परेचर. तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करो तो कुछ इस टाइप का आएगा. ठीक है स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ में आ गई. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये तो 30 सेकंड के अंदर बना लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. एडिशनल मैंने 2 चीजें बता दी है ताकि आपको और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर से. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बना लेगा, बशर्ते उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इजीली बना सकता है. फिर भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था. देखिए, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस. ये तो होता नहीं है. आपको मालूम है किसी भी सेमीकंडक्टर में, किसी भी ट्रांजिस्टर में, ये आपका हो गया बेस, ये बेस हो गया, एमीटर हो गया, कलेक्टर हुआ, है ना. ये फर्स्ट 2 को, इसको ये मान लीजिए PNP है, ये PNP है. तो इसको किस में रखते हैं, फॉरवर्ड बाइस में, और इसको रिवर्स बाइस में रखते हैं. तो फॉरवर्ड बाइस में करने के लिए P को क्या करेंगे, प्लस से, और ये हुआ, और ये, यानी P को फर्स्ट फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट को फॉरवर्ड बाइस में, और लास्ट 2 को किस में रखते हैं, रिवर्स बाइस में. तो यहां पर गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी इसको भी फॉरवर्ड बाइस, इसको भी फॉरवर्ड, तो ये ऑपरेट नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉर्म्ड फॉरवर्ड बाइस FB. तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ऑपरेशन होगा नहीं. ऑपरेशन करने के लिए किसी भी ट्रांजिस्टर के फर्स्ट 2 पार्ट को फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं. यानी अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो P को हायर पोटेंशियल से जोड़ेंगे, है ना, और लास्ट 2 पार्ट को, यानी ये एमीटर को हायर पोटेंशियल से जोड़ेंगे अगर PNP ट्रांजिस्टर है. किसी भी एक को लेके उल्टा कर सकते हो. और P जो यहाँ पर कलेक्टर का काम कर रहा है, इसको लोअर पोटेंशियल जोड़ेंगे, यानी ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, ये रिवर्स बाइस में. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. आपको मालूम होना चाहिए, स्टेटमेंट सही है, यही करेक्ट ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन द करेक्ट. आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेस रीजन होता है, आप देखो किसी भी ट्रांजिस्टर में ये जो बेस रीजन होता है, ये बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, इसका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम होता है. इसीलिए क्या है कि यहाँ से जितने भी एमीटर से जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स आते हैं, यहाँ बहुत ही कम समय के लिए उसका कोलिजन हो पाता है और बहुत ही थिन होता है. यानी ये माइक्रो 10⁻⁵ मीटर अप टू 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर लेवल का होता है. तो हमेशा ट्रांजिस्टर बनाते समय ध्यान दिया जाता है कि जो फर्स्ट 2 पार्ट को फॉरवर्ड बाइस में, लास्ट 2 पार्ट को रिवर्स बाइस में. तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है. सेकंड बोल रहा था बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, यानी जो बेस रीजन होता है जहां पर कलेक्टर से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ के इस प्लेटफॉर्म पे ठहरते हैं या कोलिजन करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम समय मिल पाता, क्योंकि इसमें जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर जो भी
जो चार्ज कैरियर होते हैं उनका एमिटर से आने वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ कोलिजन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है, वो तुरंत फिर कलेक्टर में चला जाता है। तो इसको बहुत ही थिन रखते हैं एंड लाइटली डोपेड, बहुत हाईली डोपेड नहीं रखते बल्कि लाइटली, बहुत ही हल्का फुल्का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब थर्ड पढ़ते हैं, बेस एमिटर इन द कलेक्टर रीजन्स शुड हैव द सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये भी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। बेस एमिटर इन द कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज, ये भी नहीं हो सकता। तो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन आया था, 4 नंबर मेडिकल में, एम्स में सिलेक्शन के लिए या डॉक्टर बनने के लिए। तो आप बिना किसी मतलब केवल आप लेक्चर सुनोगे, अच्छे एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो इजीली निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था और अभी मैं मॉडर्न फिजिक्स का पूरा सीरीज चला रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक में आऊँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आऊँगा। तो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा, और एक बार अगर आप पढ़ लिए मॉडर्न फिजिक्स तो पूरे क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। इसमें 12 जितने भी 12 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बन जाएगा अगर कंटिन्यू लेक्चर अटेंड किया होगा तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 नीट 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड, यानी इसमें किस एटम पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि बोहर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, उसने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्ट कर दिया था। और सबसे पहले उसके जो एजम्पशन थे, 4 एजम्पशन है, जब मैं उसका वो आएगा वीडियो बना के निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन के लिए हम समझते हैं कि बोहर्स मॉडल जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। जो सबसे सिंपलेस्ट एटम था वो हाइड्रोजन, जिसमें एक प्रोटॉन न्यूक्लियस पर और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है ना। तो जो सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोजन एटम है उसको ईजिली एक्सपेंड करता है। फिर उसमें बाद में बाइमर, उसके जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी स्टडी किया गया और सक्सेसफुली बोहर्स मॉडल के थ्रू उसको एक्सपेंड किया गया, जिसमें लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड, ये तमाम चीज़ों को ईजिली एक्सपेंड। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो ये तो एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब चलिए देखिए क्या ड्यूटेरम, क्या ये कर सकता है क्या? एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम तो हो गई, ये सही है, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो हाइड्रोजन एटम के लिए इजीली एप्लीकेबल, जिसके न्यूक्लियस में कुछ चार्ज है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन। तो खैर न्यूक्लियस में कितने भी चार्ज हो चलेगा, लेकिन उसके एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहर, एक से ज़्यादा होगा तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं है। देखिए तो हाइड्रोजन में तो होगा। अच्छा, उसके ये हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन एटम। अब उसके बाद देखते हैं ड्यूटेरॉन, यानी 1d2 मतलब 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन, यानी एक प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया। ये इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी बहुत से एटॉमिक मॉडल इजीली एप्लीकेबल होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम एक्चुअली में क्या होता है? हीलियम एटम जो अल्फा पार्टिकल 2 4, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द 2। तो खैर हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। इसके न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज द जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा वैलिड होता है, बहुत ही सक्सेसफुली हम उस एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ड्यूटेरॉन भी सही होगा। तो सही क्या नहीं होगा? नियॉन। चलिए नियॉन मेरे ख्याल से 10 होता है, 10 होता है। तो प्रोटॉन हो गया 10, इलेक्ट्रॉन 10। मान लीजिए एक निकाल भी दिया, कितना? एक निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 9, कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन।
तो इस टाइप के एटम को स्टडी करना, बहुत से एटॉम जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए बहुत से एटॉमिक मॉडल को अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बनस्पत जो सिंपलेस्ट एटम है, जैसे ये आपका इसमें इजीली कर सकते हो, ये आपका ड्यूटेरॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, तो इसमें एप्लीकेबल है, इसमें एप्लीकेबल है, इसमें एप्लीकेबल है, लेकिन नियॉन में नहीं है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, इसको लगा लीजिए, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी आप इसमें भी बोहर्स मॉडल लगा सकते हो, इसमें हाइड्रोजन एटम में तो लगाते ही हैं, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो पहला एप्लीकेशन वही है हाइड्रोजन एटम। हीलियम एटम भी जब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाता है तो ये उसी टाइप का बन जाता है, हाइड्रोजन एटम टाइप का, तो ये भी हाइड्रोजन एटम के समान है हीलियम, और ये ड्यूटेरॉन भी हाइड्रोजन एटम के टाइप। तो इन तीनों चीज़ों में लगा सकते हैं, यानी 1 में पॉसिबल है, 3 में पॉसिबल है, 4 में पॉसिबल है, लेकिन 2 में पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी, द करेक्ट ऑप्शन इज 2। इसका क्वेश्चन नंबर 107 का द करेक्ट ऑप्शन इज द 2, यानी 2 नियॉन पर हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज द बोहर एटॉमिक मॉडल इज द ओनली एप्लीकेबल द सिंपलेस्ट एटम, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन सब में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नियॉन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर हुआ स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट मीन्स न्यूक्लियाई। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो वैसे ही बन जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेरियम। तो इसमें कुछ और चीज़ें एडिशनल बताता हूँ कि क्या होता है कि U-235 इज द फिजनेबल, इजिली फीज होता है, टूट जाता है, लेकिन U-238 द आइसोटोप द यूरेनियम, वो इजिली फीजनेबल नहीं है, वो इजिली फीज नहीं होता। तो हम लोग जो फ्यूल के रूप में जो है हम लोग U-235, तो इसका रिएक्शन क्या है स्टूडेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, ये है U-92-235। इसके साथ हमने न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन कराया, न्यूक्लियर रिएक्शन है, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर बन रहा है क्रेप्टॉन 36 और बेरियम 56 एंड 144, 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स बाहर एमिट होंगे, प्लस E इज इक्वल टू mc² के अनुसार जो एनर्जी बाहर रिलीज होगी 119 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको राउंड अप में अपन लेते हैं 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये याद है कि अगर यूरेनियम का एक न्यूक्लियस अगर फीज होगा, अगर टूटेगा और एक न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस समय ये 2 एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, क्रेप्टॉन एंड बेरियम, और 3 एडिशनल न्यूट्रॉन्स बाहर एमिट होते हैं, और साथ ही साथ 1 न्यूक्लियस के फीज होने से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलती है 1 न्यूक्लियस से। अगर 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस होंगे तो एवोगैड्रो नंबर से हिसाब लगाओगे तो आप पागल हो जाओगे। तो कहने का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। द न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन इन द नेचर। हमारे नेचर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें तो बहुत सिंपल पूछा, तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्लियर स्टूडेंट? तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का 1 न्यूक्लियस 1 न्यूट्रॉन, ये बाई प्रोडक्ट निकला। वैसे बहुत सारे चेन रिएक्शन होता है, इसको अगर हम सही सिस्टमेटिक देखें तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 2 हल्के न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। ये एक हैवियर न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन इसकी स्टेबिलिटी को बदल देता है, तो ये 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यानी एक स्टेप का ये न्यूक्लियस है, ये बम्बार्डमेंट किया तो ये स्टेप का ऐसा करके टूट जाता है। एक हुआ क्रेप्टॉन और ये हुआ बेरियम। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी न्यूक्लियस का टूटना, नॉट अ फ्यूजन। फ्यूजन अलग होता है, वो सन में होता है वो। खैर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो इस बार का ओवरऑल पेपर बहुत ईजी है। ऐसी क्लास 11 से भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन जो सीधे बहुत ईजी टाइप के हैं। मैं अभी आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का सीरीज मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो 12 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का क्वेश्चन बताया, इसका करेक्ट ऑप्शन बेरियम होगा। और मैं रिएक्शन लिखा दिया, उसको याद रखिए। और ये इतनी एनर्जी निकलती है एक न्यूक्लियस से, ये भी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर मान लीजिए एग्जाम में ये पूछ देता तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाता, आपको फिर याद होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 101 एंड क्वेश्चन नंबर 115, ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है देखिए, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज, देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो बहुत इजी तरीके से बता है। और सेकंड क्वेश्चन दिया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड डीएनए, ये जूल में दिया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए इसको करके दिखाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया था इस बार। चलिए हाँ, अब चलिए क्या होता है, ये इसके लिए क्या है कि ये तो आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन है, जिसको हर कोई जानता है, जो साइंस वाला नहीं है तब भी जानता है वो, E इज इक्वल टू mc², डेल mc²। द एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इज इक्वल टू डेल mc²। डेल mc² कितना मास डिफेक्ट हो रहा है, 0.5 ग्राम, लेकिन मुझे कितना चाहिए, जो भी निकालना है केजी में, 0.5 ग्राम, ग्राम को केजी में 10⁻³ kg, ये हो गया। अच्छा, सी स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸, तो अब रख दो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर 0.5 ग्राम मास डिफेक्ट होता है, अगर कहीं भी अगर मास डिफेक्ट हो गया, उतना मास कहीं डिफेक्ट हुआ, क्षति हो गई, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन उतनी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। जितना मास डिफेक्ट हुआ उसको स्क्वायर, अब लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी एनर्जी निकलेगी। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो ये होगा डेल एम, यानी हो गया 0.5 × 10⁻³ ये हो गया आपका डेल एम। सी का मतलब हो गया 3 × 10⁸, और ये इसको स्क्वायर कर दो स्टूडेंट, तो एनर्जी कितना हो जाएगा देखिए, 0.5 × 10⁻³ ये आपका हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू ये इसका स्क्वायर 10⁻16, 9 पंच ये कितना होगा 9 इंटू ये होगा E इक्वल्स टू 4.5 × 10⁻16 तो ये आपका हो गया 4.5 × 10, ये आपका 13, और ये जूल में आएगा, जूल। और इसको लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड करोगे, तो ये तो आपको बनता होगा। तो ये इतना इजी क्वेश्चन दिया था, बशर्ते आपको इस फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए, ये तो सभी को बनता होगा, इज इक्वल टू mc²। ये न्यूक्लियस फिजिक्स में किसी भी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है, यानी जब न्यूक्लियस फॉर्मेट होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, डिपेंड करता है मास कितना डिफेक्ट हुआ। तो खैर, तो इज इक्वल टू डेल m², ये बोल रहा है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द 0.5 ऑफ द सब्सटेंस, यानी 0.5 ग्राम का मास अगर डिफेक्ट होता तो इतनी एनर्जी बाहर रिलीज होगी। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन दिया, ये भी बहुत ईजी है, ये सब 1 मिनट से भी कम समय वाले हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड डीएनए इज द 10⁻⁻, यानी इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इतना इजी क्वेश्चन दिया, तो इसको यही बताए थे। ये एनर्जी दिया हुआ है डीएनए का, ये दिया 10⁻² जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह बनता है कि 10⁻20 एंड डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19, तो ये होगा 1/1.6, और एक्सपोनेंट क्या होगा 10⁻20 + 19, तो ये करेंगे तो आएगा इंटू 10⁻1, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.625, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0.625 आएगा, डिवाइडेड बाई ये 10⁻1 इधर जाएगा तो ये आएगा 0.0625, तो जो नियरेस्ट जो ये वैल्यू है ये होगा। तो इतना इजी क्वेश्चन आया था इस बार नीट एग्जाम में। तो ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स है, मेरे ख्याल से अभी और कुछ 2-3 क्वेश्चन बचा हो, उसको भी बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन द ट्रूथ टेबल, इसके पूरे ऑप्शन को नहीं लिखा हूँ, जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को नोट किया हूँ। तो पहले तो हम ये पता लगा लें, यहाँ पर ए और बी है, ठीक है स्टूडेंट, कि ये किस टाइप का टेबल, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। बहुत ईजी है, बस आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए। किसका, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स ए प्लस बी यानी एंड गेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऐसा। फिर ए इंटू बी करते हो, है ना, ये और गेट का कॉम्प्लीमेंट, ये एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ये आपको नॉलेज होगा, क्लास 12 में पढ़ोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए, पहले y की वैल्यू निकालते, देखिए मैं इसको ऐसे करते जा रहा हूँ। ये a है, इन्वर्टर है, तो यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, b
जब इन्वर्टर से पास हुआ तो ये बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ए और बी ये और गेट में जा रहे हैं तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट बी का सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये और गेट से निकलकर इन्वर्टर में जा रहा है तो इन्वर्टर में जाएगा तो ये क्या होगा ए प्लस बी, ये ऑलरेडी इसके कॉम्प्लीमेंट का एडिशन था, फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट, तो y इक्वल टू होगा, इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दीजिए तो इसका क्या होगा, देखिए ये वाला कौन सा होगा, ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है यानी a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो करते हैं तो ये होगा ए डेज कॉम्प्लीमेंट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर इसका फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको a प्लस बी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फिर यहाँ a की जगह a कॉम्प्लीमेंट है तो a कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसा लिखो स्टूडेंट, मैं गलत लिख दिया हूँ प्लीज सॉरी, मैं अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया, ये होगा यानी a और b का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटू कॉम्प्लीमेंट, यहां पर इंटू का मतलब एंड गेट है ये, ठीक है। उसके बाद a और b यानी और एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, बस इसको यूज करना है। तो ये इसी टाइप का आएगा, y का जो फाइनल यहां पर आया तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये आया a प्लस बी, यहां से गया तो ये आपका हो गया a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इन्वर्टर से निकल रहा है तो कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट होगा a इंटू फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो b आएगा, तो ये बनेगा a इंटू बी, ये बन गया एंड गेट, एंड गेट। और स्टूडेंट आपको मालूम है कि एंड गेट की खासियत होती है कि y आउटपुट, एंड गेट की खासियत ये होती है कि इनमें से कोई भी दोनों अगर ऑन होंगे, दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा, इनमें से कोई भी एक लो होगा तो रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो अब देखिए a, अब इसको चेक करिए यहां पर y इक्वल टू a इंटू बी, a जीरो b भी जीरो, तो फाइनल आंसर जीरो, फिर a जीरो b वन, जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, फिर a वन b वन, यानी एंड गेट में ऑन तभी होगा जब दोनों इनपुट ऑन होंगे, हाई पोटेंशियल में होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम को नॉलेज होना चाहिए। डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलता है कि और गेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो जो भी आएगा वो उनके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्लस लोगे तो प्रोडक्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट का, अगर इनटू करोगे तो कॉम्प्लीमेंट का सम आएगा। बस इसको रख दो, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये फाइनल आंसर, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस फॉर्मूले में सेट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट है इसके ऊपर फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ये कॉम्प्लीमेंट है फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगेन कॉम्प्लीमेंट फिर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी में, तो ये एंड गेट आएगा। और एंड गेट की खासियत ये होती है कि फाइनल आउटपुट वन तभी होगा जब दोनों अगर ऑन हो, दोनों हाई हो, अगर दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो फाइनल आंसर विल बी जीरो, द फाइनल इनपुट विल बी जीरो। तो ये और गेट की खासियत है, सॉरी एंड गेट की खासियत होती है। और गेट इसका उल्टा होता है। तो ये कौन सा गेट बन रहा है फाइनल, वाई में क्या मिल रहा है, यहां पर अगर एग्जाम में ये भी पूछ देता कौन सा गेट मिल रहा है, तो ये है एंड गेट, यानी फाइनल, यानी यहां मैंने ए लगाया बी लगाया, यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, और गेट के बाद इन्वर्टर लगा दिया तो बन गया ये क्या है, ए इंटू बी, और गेट, एंड गेट मिला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ। देखिए, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ द 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence having the surface area 20 cm square. The energy received by the surface during the time span of the 1 minute, यानी 1 मिनट में उस पर लाइट इंसिडेंट तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। देखिए, तो इसको मैंने इस टाइप के जो डिस्कशन मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, उसका नाम है लाइट रेडिएशन।
तो इसका मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए हमारा जो फॉर्मूला इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी इक्वल्स टू होगा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंटू एरिया इंटू टाइम। ओके, फ्रॉम द क्वेश्चन इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, इंटेंसिटी इज गिवन 20 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको ऐसा ही सिस्टम हम लोग काम करते हैं, तो ये 20 वाट और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 वाट और ये हो जाएगा 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इंटेंसिटी इन मीटर्स में हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होगा 20 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद एरिया कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया, एरिया इज गिवन इज 20 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर, cm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ये होगा 10 टू पावर -2 स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ टाइम भी दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 सेकेंड की जगह 1 मिनट दिया है। ओके, 1 मिनट नो प्रॉब्लम, तो 1 मिनट का मतलब होगा 60 सेकेंड। बस उठा के यहाँ रखिए, देखिए आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ई इक्वल टू हो जाएगा आई की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट, रखोगे 20 इंटू 10 टू पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट भी लिखना है तो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। एरिया सॉरी ये मैं गलत कर दिया, ये हो गया +4, ये वाला है इंटेंसिटी है +4 और एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू पावर -4 ये मीटर स्क्वायर और टाइम कितना दिया 60 सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ई इक्वल टू आ गया 20, ये जो एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया 10 टू पावर 4, देखिए आप देखिए 10 टू पावर +4 और ये 10 टू पावर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 और यहाँ पर 20 और स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 60 और यहाँ पर बचेगा वाट सेकेंड, और आपको मालूम है वाट सेकेंड द यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, देखिए अब लिख लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ गया। आंसर विल बी, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया आपका 400 और ये आपका 60, तो कितना हो गया 24 इंटू 111, यानी आपका हो गया 24 इंटू 10 टू पावर 3 जूल। जूल इज द, जूल का मतलब होता है वाट पर सेकेंड, तो ये द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इस टाइप के जो चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया है मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बहुत सारे बेसिक फार्मूला को मैंने डिस्कस किया है, आप चाहे तो वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, बस आपको थोड़ा यूनिट बदलना है, या सेंटीमीटर में दिया है तो आपको मीटर में करना है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा जूल इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में जितने भी चीज़ होंगे MKS, तो उसमें अगर सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, अगर मिनट है तो उसको सेकंड में, बस यही करना है। फॉर्मूला हमारा बेसिक फार्मूला क्या था, बेसिक फार्मूला था ये, बेसिक फार्मूला मैंने लिखा था ना, ये आपका एनर्जी इक्वल्स टू इंटेंसिटी AT, बस इससे बन जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। एंड ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगेगा आपको, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी कंपोनेंट होते हैं, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। खैर वो तो इसमें पूछा क्या, देखिए क्वेश्चन रीड करो, बहुत सिंपल है। द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन made by the electric field and the magnetic field component to the intensity of an electromagnetic wave, where see the speed of the electromagnetic wave। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट ये आएगा 4। अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए इसको नोट्स भी बना सकते हैं, आपको आगे भी काम आएगा। किसी भी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी दैट मीन्स द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड and energy per unit volume in magnetic field, the ratio of the, यानी जो एनर्जी का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, EM वेव में जो एनर्जी UE
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हियर ई द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होती है म्यू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। तो मैं अभी तो ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दोनों का रेशियो सेम रहता है, दोनों का सेम रेशियो यानी 1:1। तो इसको मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखें, इन दोनों को डिवाइड करिए स्टूडेंट, यू ई अपॉन यू एम, तो ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये 1/2 कैंसिल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसमें इसकी प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वली, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों जितना पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतने पोर्शन एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड का होगा, 1:1 आएगा। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए, इन दोनों को डिवाइड किया स्टूडेंट, 1/2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, और ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आपको स्टूडेंट याद होगा क्लास 12th में अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि अगर कोई लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड इस फॉर्मूले से दी जाएगी, और इसको स्क्वायर कर दो तो C स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये नॉलेज है आपको स्टूडेंट। और दूसरी चीज़ आपको ये मालूम है कि किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी भी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पीड ऑफ द लाइट। बस बन जाएगा ये किसके इक्वल हुआ, इसको 1/c स्क्वायर, और E अपॉन बी का स्क्वायर कर दो तो 1/c स्क्वायर और E/b c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। जिससे क्या साबित हो गया, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है U E रेशियो U B मैग्नेटिक लिखने इज ऑलवेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है वो उस वेव में जो एनर्जी का जो प्रोपोर्शन होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसा नहीं 1:2 1:3 नहीं होता है, इक्वली। जितना एनर्जी का क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। दोनों का रेशियो इज ऑलवेज 1:1। द करेक्ट ऑप्शन इज द क्वेश्चन नंबर 126 इज 4th ऑप्शन। एक और क्वेश्चन बचा, उसको भी बताते हैं। चलिए 130 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। तो आपको सिंपल में बता रहा हूं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि उसका डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रहा है, ये आरबी में होगा। कैसे, देखिए पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पी है, ये एन है। तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब इसका डोपिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डोपिंग करते हैं, तो जो पी और एन पार्ट के जो एनर्जेटिक होल्स, इस पार्ट के एनर्जेटिक होल्स और इस पार्ट के एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वो इधर उधर क्रॉस करते हैं। तो ये पार्शियली क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कम होता है, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका कुछ इस टाइप का बन जाता है। यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ स्टूडेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आरबी। केवल रिवर्स बाइस में क्या वो कैसे होता है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका हो गया पी, ये आपका पी हो गया, और ये एन हो गया। ये बीच में डिप्लेशन लेयर है ना, ये इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाती है और ये पॉजिटिव हो जाती है। क्यों हो जाती है कि इसमें जो मेजॉरिटी अंडर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग डोपिंग द एनर्जेटिक होल्स आर क्रॉस फ्रॉम द जंक्शन। यानी जो इसमें पी पार्ट में जो एनर्जेटिक होल्स हैं वो एन की ओर क्रॉस करते हैं, ऐसी एन से जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ चला गया वो, तो ये पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। कुल मिलाकर जो है कि जब मैन्युफैक्चरिंग डोपिंग करते हैं तो एन पार्ट से जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जेटिक होल्स, और पी पार्ट से एनर्जेटिक होल्स आपस में क्रॉस करते हैं और वहीं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो वहाँ एक डिप्लेशन लेयर बनता है, एक पतली सी लेयर बनती है।
अब ये पार्ट क्या करेगा, ये पार्ट अब क्या होगा, ये P पार्ट, ये इसकी पोलैरिटी जो होगी नेगेटिव और N पार्ट की पोलैरिटी होगी पॉजिटिव। अब इसको क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस से जोड़ेंगे। ये इसकी नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिव। अब इसको किससे जोड़ेंगे, आरबी से जोड़ेंगे। आरबी से जोड़ते हैं, ये नेगेटिव, आरबी का मतलब रिवर्स बाइस्ड, यानी P को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, इसको पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ये इसकी ऑलरेडी ये नेगेटिव था और इसकी नेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। तो यहां से जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करें, इसको, ये आपका हो गया ये P और ये N, ये आपका हो गया नेगेटिव और ये प्लस। अब क्या करो, इसको अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा। तो यह क्वेश्चन में क्या पूछा है, यानी कुल मिलाकर स्टूडेंट द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, ये कब बढ़ेगा, एक्चुअली P की पोलैरिटी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस से, तब ये इसका डिप्लेशन लेयर कम होगा। लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव और आप ऑलरेडी फिर नेगेटिव दोगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर इसका आंसर क्या होगा, आरबी में। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन द पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बाइस में इसके बीच का जो डिप्लेशन लेयर है, ये आरबी है और ये एफबी है। आरबी में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज, और फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन लेयर, इसके बीच ये कम हो जाएगा थिकनेस, डिप्लेशन लेयर विल डिक्रीज। यानी जब आप P को बैटरी के हायर पोटेंशियल से जोड़ोगे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस, जब P को बैटरी के लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे उसको बोलते हैं रिवर्स बाइस्ड। यानी इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। इस समय इनके बीच का जो पतली सी लेयर है उसका डिप्लेशन लेयर और चौड़ा हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था उसमें 12 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आए हुए थे। अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर सही तरीके से भी तैयारी करता है, एक बार में ही क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। 12 नहीं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 48 मार्क्स। और इसमें से मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे, 4 या 5, यानी 8 क्वेश्चन कोई भी इजीली बना सकता है। केवल 4-5 क्वेश्चन था जिसमें कुछ कैलकुलेशन था, ऐसी और भी चीज़ों के लिए था। तो इस बार का जो नीट का जो पेपर था 2020 का, बहुत ही ईजी था, एवरेज था, और एनसीईआरटी पैटर्न पर तो बेस्ड था ही, कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा था। यानी आप किताबों को पढ़ोगे, उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना आपको। अब आजकल का जो पैटर्न हुआ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी आपकी समझ कितनी है उस थ्योरी के ऊपर, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। इन्हीं सब बातों के साथ स्टूडेंट आज का हमारा ये स्पेशल जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला मॉडर्न फिजिक्स का, जो कल नीट 2020 में आया था, उसके लिए मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके मैंने बताया 12 क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।